हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का ध्रुवण पढ़ रहे थे और ध्रुवण में हमने पढ़ा था कि समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ। उन विधियों में भी पहली विधि अपन पढ़ रहे थे परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, ये देखें। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई पारदर्शक माध्यम है जैसे कांच। इस पे जब ये अध्रुवित प्रकाश आपतित होगा तो यहाँ पर ने अभिलंब खींचा यूं, ये अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ। अध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया था, कैसे व्यक्त करते हैं अध्रुवित प्रकाश को, ऐसे कागज़ के तल के समांतर कंपन और कागज़ के तल के लंबवत कंपन। तो जब ये अध्रुवित प्रकाश आपतित होगा तो इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग इसका अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यही बताया था। अब जो परावर्तित प्रकाश है वो कैसा प्राप्त होता है, आंशिक ध्रुवित। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत ध्रुवन हो जाता है। तो परावर्तित प्रकाश आपको आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। ये आपका अध्रुवित प्रकाश है और ये वाला आपको आंशिक ध्रुवित प्राप्त होता है। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत ध्रुवन हो जाता है। लेकिन प्रयोगों से देखा गया कि परावर्तित प्रकाश का जो ध्रुवन है वो आपतन कोण पे निर्भर करता है। ये जो आपतन कोण है आई, इस पे निर्भर करता है। अगर आपतन कोण को परिवर्तित करते हैं तो ये जो परावर्तित प्रकाश है इसके ध्रुवन की मात्रा भी परिवर्तित होती है। मतलब इसका ध्रुवन कम और ज़्यादा होता है, घटता बढ़ता रहता है। किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण पे। तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण को बदल के देखें तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त हो। पूर्णतः समतल ध्रुवित मतलब इस तरीके से केवल डॉट उपस्थित हैं, मतलब कागज़ के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उपस्थित हैं और ये जो समांतर वाले कंपन है ये सभी क्या हो गए हैं, बताओ, गायब हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा जो प्रकाश है वो क्या कहलाता है, बताओ, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश या पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। तो ये कब संभव है, आपतन कोण के एक विशेष मान पर संभव है। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त हो जाए उसे अपन बोलते हैं आईपी। आईपी मतलब ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं, बताओ, ध्रुवण कोण या फिर ब्रूस्टर कोण। एक ब्रूस्टर नाम का वैज्ञानिक था तो उसके नाम पे रखा गया है ब्रूस्टर कोण। ठीक है, आपतन कोण का वह मान, कम ज़्यादा करके देखेंगे तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त हो, उस आपतन कोण के मान को क्या बोलेंगे, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। ठीक है, अब मान लें कि ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू, और बाहर हवा है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है ना। हवा या निर्वात का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। तो ये कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। ठीक है, अब ब्रूस्टर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक नियम दिया। तो नियम क्या था, ब्रूस्टर का नियम, कि ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये ध्रुवण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है। ये नियम आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 या 2 नंबर में। क्या है, बताओ, कि ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये ध्रुवण कोण की, ये ध्रुवण कोण हो गया, इसकी स्पर्श जा मतलब टेन थीटा। साइन थीटा को जा बोलते हैं, साइन को, कॉस को कॉस जा, तो टेन को बोलते हैं स्पर्श जा। ठीक है, तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श जा के बराबर होता है। ये है ब्रूस्टर का नियम, ये याद रखना है। इसी को एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तरीका समझना, कि मान लो इसमें से कुछ प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो ये जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो कैसा प्राप्त होगा आपको, आंशिक ध्रुवित। आंशिक ध्रुवित कैसे, इसमें कागज़ के तल के समांतर वाले कंपन तो एज इट इज़ मिलेंगे आपको, और ये जो लंबवत वाले कंपन हैं इनका थोड़ा बहुत ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन होने का मतलब ये छोटे होते जाएंगे। आप देख रहे हो ये बड़ा गोला है, ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा लगा है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश का थोड़ा बहुत ध्रुवन हो रहा है। तो ये जो अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है ये कैसा प्राप्त होता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। कब, ध्रुवण कोण पे।
तो ध्रुवन कोण पे परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतः ध्रुवित होता है, और ये जो अपवर्तित या पारगमित प्रकाश है, पारगमन होना भी बोलते हैं इसे, तो पारगमित प्रकाश जो है वो कैसा होगा, आंशिक ध्रुवित होगा। तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, इस कोण को अपन बोलते हैं अपवर्तन कोण R, बोलते हैं नहीं, ये अपवर्तन कोण होगा R, ठीक है। अब यदि अपन बात करें इसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालें अपवर्तन की सहायता से, तो अपवर्तन के नियम लगाएं, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये पढ़ा है अपन ने रे ऑप्टिक्स में। तो आपतन कोण कितना ले रहे हैं अपन, आई पी, अपवर्तन कोण आर, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ये, स्नेल के नियम के अनुसार ये, और दोनों चीज़ें एक ही माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करती हैं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दें। तो tan आई पी बराबर हो जाएगा आपके पास साइन आई पी बटे साइन आर। tan आई पी को क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी बटे कॉस आई पी, होता ना tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर ऐसे ही रखेंगे साइन आई पी बटे साइन आर, ठीक है। साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल, ये तो ये आपके पास बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस आई पी बराबर साइन आर, एक ही रूप में बदलें आप इसे, तो कॉस आई पी ऐसे ही, साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस आर लिख देंगे, यानी दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो जिससे कॉस हट जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो कॉस कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, माइनस आर को इधर लाओ तो आई पी प्लस आर बराबर 90, आई पी प्लस आर, इन दोनों का योग कितना होगा बताओ, 90। ध्रुवन कोण और अपवर्तन कोण का योग क्या आएगा बताओ, 90, ठीक है। अब देखो आप यहाँ गौर से देखना, ये परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के दौरान अपवर्तन को आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर, तो ये भी होगा आई पी, और ये आपके पास अपवर्तन कोण है। अब फिर से देखो, ये जो अभिलंब खींचा हुआ है अपना ये, तो ये एक तरफ जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, 180, सरल रेखीय है, तो सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री, होगा या नहीं। इसमें देखो एक तो ये वाला आ रहा है आई पी, एक ये आ रहा है आर, तो ये वाला ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला, तो देखो आई पी और आर को यदि 180 में से घटा दिया जाए, 180 में से आई पी और आर को घटा दे तो ये वाला मिल जाएगा, तो 180 में से घटा दिया, एक तो आई पी को घटा दिया और एक आर को घटा दिया, आई पी और आर दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण मिलेगा। तो बताओ 180 माइनस आई पी प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 90, तो यहाँ 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला कोण जो आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा बताओ, 90 डिग्री, बोलो मिलेगा या नहीं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि ध्रुवन कोण पर परावर्तित प्रकाश और पारगमित प्रकाश, या परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश दोनों एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत चलते हैं, क्लियर है। तो आपके समझ आया। तो ब्रूस्टर के नियम को दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार ध्रुवन कोण की अवस्था में परावर्तित प्रकाश और पारगमित प्रकाश सदैव लंबवत दिशा में गतिमान होते हैं नहीं। तो ये था परावर्तन द्वारा ध्रुवन, आप देख पा रहे हो। इसमें अपन परावर्तन पे ध्यान दें तो अध्रुवित प्रकाश को जब आपतित कराया तो परावर्तित प्रकाश कैसा मिला, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिला। कब, ध्रुवन कोण पर। तो ध्रुवन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ या ध्रुवन की विधियाँ। तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश परावर्तन की सहायता से इस प्रकार प्राप्त होगा। ये पहली विधि होती है आपकी कंप्लीट। अब दूसरी विधि सीखनी है आपको, तो दूसरी विधि आती है अपवर्तन के द्वारा। अपन पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, तो दूसरी विधि आपके पास आती है अपवर्तन के द्वारा। तो अपवर्तन से पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो आप अपवर्तन के द्वारा हमने क्या किया, एक कांच की प्लेट ले ली ऐसी एक, इस पे हमने अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया। आप समझ पा रहे हो ये कैसा प्रकाश है बताओ, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को कैसे व्यक्त करेंगे, ऐसे
तो एक कांच की प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया और इस अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवण कोण पे आपतित करा रहे हैं। किस पे बताओ? ध्रुवण कोण पे, मतलब ये वाली कंडीशन। तो जब ध्रुवण कोण पे आपतित कराएंगे तो कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाएगा इधर, बोलो हो जाएगा या नहीं टकरा के ऐसे? कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाएगा और कुछ प्रकाश पारगमित होगा। तो यहाँ से कुछ प्रकाश पारगमित हो जाएगा ऐसे, बोलो हो जाएगा या नहीं? तो आप देख पा रहे हो कि परावर्तित प्रकाश तो पूर्णतः ध्रुवित होगा। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं पहले, इस पे तो ध्यान ही नहीं देना। अपन बात करते हैं अपवर्तित प्रकाश। तो इसमें बताया था आपको कि ध्रुवण कोण पर यदि आपतित कराएं तो अपवर्तित प्रकाश कैसा प्राप्त होता है? आंशिक ध्रुवित। तो ये जो प्रकाश है वो कैसा प्राप्त होगा? आंशिक ध्रुवित, मतलब इसका थोड़ा सा ध्रुवण हो चुका है। तो फिर क्या करें? फिर एक और कांच की प्लेट इसी के समांतर लगा देते हैं, ऐसे लगा दी। तो ये प्रकाश यहाँ आएगा, इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा इधर और कुछ भाग अपवर्तित होगा। तो फिर से अपवर्तित प्रकाश का क्या होगा बताओ? आंशिक ध्रुवण। फिर एक और कांच की प्लेट लगा देते हैं ऐसे ही इसके समांतर, यह आएगा, कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, कुछ प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तित प्रकाश का आंशिक ध्रुवण। फिर एक और कांच की प्लेट लगा दें इसके समांतर, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, कुछ अपवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे चलेगा। तो अगर कई प्लेट या बहुत सारी प्लेट एक दूसरे के समांतर, कांच की ऐसी छोटी छोटी पट्टिकाएँ एक दूसरे के समांतर रख दी जाएं, तो हर पट्टिका से अपवर्तन के दौरान प्रकाश का आंशिक ध्रुवण होगा और वो आंशिक ध्रुवण होते 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 अंततः कैसा हो जाएगा? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कि इससे 10% ध्रुवण हुआ, 10% इससे हुआ, 10% इससे हुआ, 10%, तो ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ लगा दी जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब अपवर्तित प्रकाश आपको कैसा प्राप्त हो जाएगा बताओ? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्राप्त हो जाएगा? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। बोलो होगा है? ये कैसा था? अध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश को कांच की बहुत सारी पट्टियों पर जो एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, इन पर आपतित कराया जाए तो ये अध्रुवित प्रकाश जब इनसे पारगमित होता है तो प्रत्येक पट्टी से इस प्रकाश का आंशिक ध्रुवण होता है और बहुत सारी पट्टियां जब रखी हों तो सबसे आंशिक ध्रुवण होते होते अंततः क्या हो जाता है बताओ? पूर्ण ध्रुवण हो जाता है। बोलो हो जाता है नहीं? तो इस प्रकार हमें अपवर्तन द्वारा पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियों में दूसरी विधि अपनी कंप्लीट हुई। अब तीसरी विधि आती है आपके पास। तीसरी विधि आती है द्यू अपवर्तन द्वारा। तो द्यू अपवर्तन द्वारा कैसे अपन पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश ज्ञात करेंगे? तो आप देखना द्यू अपवर्तन की विधि क्या होती है। तो द्यू अपवर्तन के द्वारा देखें आप तीसरी विधि। तो तीसरी विधि अपन लेते हैं द्यू अपवर्तन के द्वारा। तो क्या होता है द्यू अपवर्तन? द्यू अपवर्तन को समझे आप। तो द्यू अपवर्तन क्या होगा कि कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल प्रकृति में पाए गए हैं, जैसे कैल्साइट का क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार। तो क्रिस्टल का नाम मैंने लिखा कैल्साइट, या दूसरा नाम लिखा, दूसरा क्रिस्टल कौन सा? आइसलैंड स्पार। ठीक है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के क्रिस्टल पाए गए, इन क्रिस्टलों से द्यू अपवर्तन की घटना होती है। तो द्यू अपवर्तन होता क्या है? जैसे अपन कोई कैल्साइट का क्रिस्टल ले लेते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज के आकार का कैल्साइट का क्रिस्टल ले लिया, तो जब इस पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित कराया जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो देखो आप, जब इस पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित कराएंगे इस तरीके से, ये कैसा प्रकाश है बताओ? अध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश को इस पर आपतित कराया जाता है तो कैल्साइट के क्रिस्टल में यह गुण पाया जाता है, इनमें विशेष गुण पाया जाता है कि ये यहाँ पे इस सतह पे अपवर्तन के बाद इस प्रकाश को दो किरणों में विभक्त कर देते हैं। इस प्रकाश को दो किरणों में विभक्त कर देता है। तो कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का जो क्रिस्टल है उसमें गुण पाया जाता है कि अध्रुवित प्रकाश जब इस पर आपतित कराया जाए तो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश को दो किरणों में विभक्त कर देता है। अब आप देखना इन किरणों को, अगर ये वाली किरण को अगर आप देखो गौर से, ये
तो ये किरण क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। कैल्साइट का क्रिस्टल सघन माध्यम में, बाहर हवा या निर्वात विरल है, तो ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गई, तो मतलब ये अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। तो ये वाली किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, इसलिए इसे साधारण किरण या ऑर्डिनरी रे कहते हैं। साधारण किरण कहते हैं इसको, या फिर ऑर्डिनरी रे, इंग्लिश में बोलें ऑर्डिनरी रे, और ऑर्डिनरी रे को शॉर्ट में बोलेंगे अपन ओ रे। ओ रे बोलेंगे या नहीं। ओ रे का मतलब क्या हो गया बताओ, साधारण किरण। ओ रे का मतलब हो गया आपके पास साधारण किरण। तो ये एक साधारण किरण है जो कि अपवर्तन के नियमों का पालन करती है नहीं। और एक और किरण यहाँ पे बनी, इस किरण को गौर से देखो तो ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रही, मतलब सीधी आई और सीधी निकल गई, अपवर्तन नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। तो इस किरण को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या ई रे। और ई रे का मतलब क्या होगा बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण प्रतिभा की धनी, मतलब असाधारण किरण। ठीक है, तो समझे आप। तो कैल्साइट के क्रिस्टल से अपवर्तन के बाद प्रकाश दो किरणों में विभक्त हो जाता है। एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, इसको ऑर्डिनरी रे या ओ रे बोलते हैं, और दूसरी किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण या ई रे बोलते हैं, असाधारण किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन है ये भी अलग अलग बढ़ जाते हैं। जो साधारण किरण है इसमें तो ये लंबवत वाले कंपन पाए जाते हैं, कागज़ के तल के लंबवत, और जो असाधारण किरण है इसमें कागज़ के तल के समांतर वाले कंपन उपस्थित होते हैं नहीं। बोलो कोई दिक्कत। तो ये जो घटना है, इस प्रकाशिक घटना को अपन क्या बोलते हैं, द्यू अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस प्रकाशिक घटना को अपन क्या कहते हैं बताओ, द्यू अपवर्तन या डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये डबल रिफ्रैक्शन हो गया अपना। तो द्यू अपवर्तन की घटना समझ में आई कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल जैसे कैल्साइट या आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है तो यह दो किरणों में विभक्त हो जाता है। एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है और इसमें कागज़ के तल के लंबवत वाले कंपन पाए जाते हैं, इसे साधारण किरण या ओ रे कहते हैं। और दूसरी किरण अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसमें कागज़ के तल के समांतर कंपन पाए जाते हैं, तो इस किरण को अपन ई रे या असाधारण किरण कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को अपन द्यू अपवर्तन कहते हैं, और ये जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल को अपन बोलते हैं द्यू अपवर्तक। क्लियर। तो ये तो हो गई आपके पास द्यू अपवर्तन की घटना। अब द्यू अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ। तो द्यू अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे आप समझना। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, निकोल प्रिज्म काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बताओ, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या होती है ये समझना है। निकोल प्रिज्म क्या है, निकोल प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। किसका बना होता है निकोल प्रिज्म, कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का ही क्रिस्टल होता है जिसको विशेष रूप से बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखें, बनावट देखें। तो क्या करते हैं अपन, कैल्साइट का एक समांतर चतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल लेते हैं। ऐसा ये अपन ने लिया, ये थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। ये कैल्साइट का आपको समांतर चतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल लेना है, ऐसा ले लिया। तो समांतर चतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल ले लिया। अब इसको क्या करना है, इस क्रिस्टल को इस विकर्ण के अनुदिश दो समान भागों में विभाजित करना है। ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला विकर्ण, इस विकर्ण के अनुदिश आपको दो समान भागों में इसको विभाजित करना है। तो दो समान भागों में अपन ने इसको विभाजित किया। ये जो क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल को दो समान भागों में विभाजित किया ऐसे।
कर दिया है नहीं। तो कैल्साइट का एक समांतर चतुर्भुज के आकार का क्रिस्टल लेना है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 गुनी। इसकी लंबाई चौड़ाई की लगभग 3 गुनी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि इसको विकर्ण के अनुदिश 2 समान भागों में काट के अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद इन दोनों सतहों को वापस चिपकाते हैं। किसकी सहायता से? एक सीमेंट आता है कनाडा बाल्सम सीमेंट, कनाडा बाल्सम नाम से एक सीमेंट आता है। इसकी सहायता से इन दोनों सतहों को वापस चिपका दिया जाता है। तो दोनों सतहों को वापस चिपका दिया। ये जो सीमेंट होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार आप देख सकते हो आसानी से। तो ट्रांसपेरेंट सीमेंट की सहायता से इन दोनों सतहों को पुनः चिपका दिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये आधार होता है, तो आधार के जो कोण हैं, ये मुख्य काट कोण या आधार के जो कोण हैं, तो इस समांतर चतुर्भुजाकार क्रिस्टल को इस प्रकार बनाया जाता है कि ये आधारभूत कोण कितने रह जाएं, 68 डिग्री और 112 डिग्री, 68 डिग्री और 112 डिग्री रह जाए। ठीक है। उसके बाद ये जो क्रिस्टल है इसके निचली सतह पर ब्लैक पॉलिश कर देते हैं, काले रंग की पॉलिश या काले पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं नीचे और ऊपर वाली दोनों सतहों पर। तो ये है काली पॉलिश। तो काला रंग प्रकाश का अच्छा उत्सर्जक होता है और प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। तो ये प्रकाश का अवशोषण कर सकता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो आपको सिस्टम प्राप्त होता है इसको अपन बोलते हैं निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म की बनावट ये है। ये कैल्साइट का क्रिस्टल होता है समांतर चतुर्भुज के आकार का, जिस इसको बीच में से विकर्ण के अनुदिश काट कर 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं और दोनों भागों को कनाडा बाल्सम एक पारदर्शक सीमेंट की सहायता से जोड़ देते हैं और मुख्य काट कोणों को इतना रखा जाता है, नीचे और ऊपर काले रंग की पॉलिश कर दी जाती है। तो इस तरह से ये जो कैल्साइट या आइसलैंड स्पार का जो क्रिस्टल बनाया जाता है इसको अपन बोलते हैं निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं? अब कार्यविधि समझेंगे आप। तो कैसे परिवर्तित करते हैं? देखो यहाँ से जब अध्रुवित प्रकाश निकोल प्रिज्म की सतह पर आपतित होगा, ये अध्रुवित प्रकाश अपन ने लिया यहाँ पे, ये निकोल प्रिज्म की सतह पर आपतित हो रहा है इस जगह से। कैसा प्रकाश आपतित कराया बताओ? अध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश इस निकोल प्रिज्म की सतह पर आपतित होता है इस तरीके से होता है तो द्विव अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पे काम करती है? द्विव अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो द्विव अपवर्तन की घटना होगी तो यहाँ से प्रकाश 2 किरणों में विभाजित हो जाएगा। एक किरण तो सीधी जाएगी और एक किरण ऐसे जाएगी, मतलब एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी और दूसरी नहीं करेगी। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो जो किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है उसे अपन बोलते हैं ओ रे, साधारण किरण, और जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं बताओ? ई रे, असाधारण किरण। बोलो बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कैल्साइट का क्रिस्टल है इसके लिए इसका ओ रे के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो 1.6 होता है और ई रे के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.4। और जो कनाडा बाल्सम है CB, कनाडा बाल्सम, उसका अपवर्तनांक रहता है 1.55। क्लियर है? मतलब ये जो कनाडा बाल्सम है इसका अपवर्तनांक 1.55 और ये जो कैल्साइट का क्रिस्टल है इसका ओ रे के लिए अपवर्तनांक 1.6 और ई रे के लिए 1.4। तो कैल्साइट के क्रिस्टल का दोनों किरणों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है। क्यों? ये आपने पढ़ा है ना कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, हर रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है और अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो जब तरंग दैर्ध्य अलग अलग है तो हर रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो भी क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। तो ई रे और ओ रे अलग अलग टाइप की प्रकाश की किरणें, तो इनके लिए अपवर्तनांक भी क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। तो कैल्साइट के क्रिस्टल का इन दोनों के लिए अपवर्तनांक ये होता है। कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 रहता है जो फिक्स है। ठीक है। अब आगे बढ़ें। मैंने आपको बताया था ओ रे में कौन से कंपन पाए जाते हैं? कागज़ के तल के लंबवत वाले कंपन पाए जाते हैं। और ई रे में कौन से कंपन पाए जाते हैं? कागज़ के तल के समांतर वाले कंपन पाए जाते हैं। ठीक है।
अब गौर से देखना, आप ध्यान से। और ए की बात करें तो और ए के लिए अपवर्तनांक इधर कैल्साइट के क्रिस्टल का अपवर्तनांक कितना 1.6 और कनाडा बॉल्सम का अपवर्तनांक है 1.55। ये 1.6 और ये वाला 1.55, मतलब ये अपवर्तनांक ज़्यादा है, ये कम है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये जो और ए जो है, ये और ए कैसे जा रही है बताओ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और ये मुख्य काटकोणों के कारण, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इन मुख्य काटकोणों के कारण यहाँ पे ये और ए जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी। पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो उस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, उसी माध्यम में वो परावर्तित होकर लौट जाती है। तो और ए है, ये और ए आप देख पा रहे हो सीधी गई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, 1.6 से 1.55 में सघन से विरल में जा रही है। और निकोल प्रिज्म की बनावट के कारण ये इस प्रकार आपतित होती है कि इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो इसलिए इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ऐसे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये जो और ए है, जो साधारण किरण है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इस निकोल प्रिज्म की नीचे वाली सतह पर पहुंचती है जहाँ काली पॉलिश की हुई है। तो ये काली पॉलिश इस प्रकाश का क्या कर लेती है, अवशोषण। काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है, तो ये काली पॉलिश जो है वो प्रकाश का क्या कर लेती है बताओ, अवशोषण कर लेती है। तो ओ रे या साधारण किरण पूर्णतः अवशोषित हो जाती है नहीं। अब ई रे की बात करें तो ई रे के लिए कैल्साइट के क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.4 और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.55, मतलब इसका अपवर्तनांक 1.4 कैल्साइट का, ये भी कैल्साइट है, इधर भी 1.4 और कनाडा बॉल्सम से जब गुजरेगी तो यहाँ कितना रहेगा 1.55। तो आप देख पा रहे हो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1.4 और 1.55 में। तो जब ई रे सामने जाती है, कनाडा बॉल्सम में प्रवेश करती है, तो विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन अपवर्तनांक में अंतर बहुत कम होने के कारण जो अपवर्तन होता है वो भी नगण्य सा होता है, बहुत कम होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम अपवर्तन के कारण, नगण्य अपवर्तन के कारण लगभग ये किरण सीधी निकल जाती है। आगे यहाँ कोई ब्लैक पॉलिश नहीं है तो ये ई रे सीधी निकल जाती है। तो इसमें बताओ कौन से कंपन विद्यमान है, विद्युत क्षेत्र सदिश के कागज़ के तल के समांतर कंपन विद्यमान है, बोलो है या नहीं। तो ये जो असाधारण किरण है ये सीधी निकल जाती है, बहुत कम अपवर्तन के साथ ही एकदम सीधी निकल जाती है। तो ये जो प्रकाश यहाँ प्राप्त हुआ ये कैसा प्रकाश है बताओ, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, बोलो है या नहीं। तो इस प्रकार निकोल प्रिज्म की सहायता से पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, कर सकते हैं नहीं। तो क्या होता है इसमें कि ध्रुवित प्रकाश डालो, दो किरणों में विभाजित होगा, एक किरण को काली पॉलिश के द्वारा अवशोषित करा दी जाती है और दूसरी किरण जो है वो सीधी निकल जाती है। इस प्रकार हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये था द्विव अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण, द्विव अपवर्तन प्रक्रिया ही तो हुई, तो द्विव अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो हम पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ। पहली पढ़ी परावर्तन के द्वारा, दूसरी पढ़ी अपवर्तन के द्वारा, और तीसरी अपन ने जो पढ़ी है वो किसके द्वारा पढ़ी है बताओ। तीसरी अपन ने जो पढ़ी है वो पढ़ी है द्विव अपवर्तन के द्वारा। अब चौथी आती है द्विवर्णता। तो द्विवर्णता के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, तो ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, रिवाइज करें आप इसको, ठीक है।